साउथ दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई बिल्डर्स के साथ इन्वेस्ट करें, डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करें, और होता क्या है कि भाई मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। आप हमें ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो, पहले वो बताओ। ठीक है, तो आपने आनंद निकेतन का नाम लिया, क्या साइज समझे हम इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे? Within the fund, as per SEBI, the minimum regulation that an investor can invest is 1 crore. नहीं, टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? तो आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? जैसे सारे डेवलपर काम करें, अपनी बिल्डिंग बनाओ, सारा प्रॉफिट अपने पास रखो। अब डेवलपर तो झूठ पे भी बोल देते हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो जी 12 करोड़ रुपए लग गए और लगते हैं 8 करोड़ रुपए, और कल को आप कह दो जी हमने तो 20 करोड़ रुपए लगा दिया और आपके लगे सिर्फ 6 करोड़ रुपए। तो ये क्या पहले से मुझे मिलेगा कि आप कितने पैसे लगाने वालों को समझो? क्योंकि डेवलपर चोर है। देखो ये कह रहे हैं डेवलपर चोर है, मैं नहीं कह रहा ऐसा ना मुझे डेवलपर्स के फोन आए, वो मेरी एनसीआर की मार्केट है, ये नीचे जाएगी। कब जाएगी आपको क्या लगता है? अभी वो स्टेज आ गई है। Okay, so today we have a very special guest here, Mr. अंकुर जलान, और ये वीडियो हम ऐसा बना रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा साउथ दिल्ली में। We actually have this developer sitting here, और हमारी फ़ोन पे काफ़ी डिस्कशंस हुई इसको लेके, और हमने एक बात करी कि भाई दिल्ली में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर साउथ दिल्ली जैसी प्राइम मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है। डेवलपर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, भाई पैसे बहुत सारे चाहिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं। तो इनके पास कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनका एक फंड भी है जिस पे हम और डिटेल में जाएंगे। तो मैंने कहा यार देखो, अगर मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे बड़े सवाल है, मैं क्यों ट्रस्ट कर लूँ, यू नो। तो मैं आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बुरा तो नहीं मान जाओगे? उन्होंने कहा नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप पूछो। मैंने कहा मैं वीडियो पे पूछूंगा। तो उन्होंने कहा वीडियो पे पूछो तो हो जाए चैलेंज। तो हो सकता है मैं कोई ऐसी बात भी बोल जाऊँ जो इनको बुरी लग जाए और ये मुझे शटा वटा बोल दें, तो उसको हम एडिट कर देंगे, ठीक है। So let's welcome Mr. Ankur Jalan, and very excited to have you. Same here. Okay, तो जैसे मैं आपको फोन पे कह रहा था, शुरू करते हैं, let's just get right into it। कि साउथ दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई बिल्डर्स के साथ इन्वेस्ट करें, डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करें, और होता क्या है कि भाई मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूं। ट्रस्ट में भी 3 लेवल के ट्रस्ट आ जाते हैं कि वो बंदा कैसा है, एक तो चलो ठीक है, हाउ इज दैट कंपनी और दैट पर्सन। सेकेंडली, क्या वो प्रोजेक्ट पूरा करता है और क्या वो अच्छे से बनाता है, हाँ? और मेरे पैसों की क्या सेफ्टी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। मतलब वी ऑल नो दैट बेसिकली कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। सो टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी और नॉट टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी इज द होल थिंग, ठीक है। तो आप हमें ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो, पहले वो बताओ। तो बेसिकली जो आपके चैलेंजेस हैं कि जहाँ पे हम डेवलपर को पैसे दें, डेवलपर पे हम ट्रस्ट करें, या डेवलपर डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, या ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, ये सब जनरल चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस आज नहीं, काफ़ी टाइम से हैं, एंड ये मार्केट बड़ा ओपेक सा है, लोगों को नहीं पता चलता हमें क्या करना है। सब इंटरमीडिएटरी जो चैनल है उसके ऊपर भरोसा करके इन्वेस्ट करते हैं, बट इवेंचुअली वो जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ इवेंचुअली अ डेवलपर, क्योंकि वो डेवलपर को पैसे दे रहे हैं, तो उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है कि वो डेवलपर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। आज उसकी रेपुटेशन है तो परफॉर्म करेगा, कल उसकी सिचुएशन ख़राब होएगी। आई एम श्योर ऐसे नाम आप भी जानते होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, सो दे स्टार्टेड नॉन परफॉर्मिंग, एंड दे इनफैक्ट दे डेप्रिशिएटेड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। आप भी ऐसे कई नाम जानते होंगे। हाँ जानते हैं, लेट्स नॉट टेक दोस नेम्स। हाँ ऑब्वियसली, बट सो इन सबका सोल्यूशन है टू गेट इट ऑर्गेनाइज्ड, गेट इट इन अ स्ट्रक्चर, गेट इट रेगुलेटेड बाय अ रेगुलेटरी बॉडी which is looking not RERA is looking at the building construction, and Delhi में RERA is not practically applicable। चलो इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं ताकि सारे लोगों के लिए भी सिंपल हो। हम बहुत चीज़ें ऐसी समझते हैं जो सारे लोग नहीं समझेंगे। अब समझ लो मेरे को साउथ दिल्ली में पैसे लगाने, ठीक है। तो मेरा साउथ दिल्ली में पैसे लगाने का रीज़न ये है कि सेफ मार्केट है, सेल्फ यूज़र मार्केट है, यहाँ पे स्पेक्यूलेशन इतनी नहीं है। कल को कोई ग्लोबल इवेंट हो गया, रेट अप डाउन हो गया, तो यहाँ पे रेट डाउन नहीं होता, ठीक है। शायद गोवा और एनसीआर में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घट भी जाते हैं बहुत, पर यहाँ पे थोड़ा सैचुरेटेड है, सेल्फ यूज़र मार्केट है, तो रेट हमने देखा है हर 5 साल में 15-17% पर एनम के आसपास रिटर्न आ जाती है। कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, हमारा ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, यू नो। सो तो अब मेरे को साउथ दिल्ली में पैसे लगाने हैं, ठीक है। पहली मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं चाहता हूं मैं साउथ दिल्ली में भी उस पॉकेट में पैसे लगाऊं जहां पे जो लेने वाला कल को आएगा
उसको 1-2 करोड़ रुपए में फर्क नहीं पड़ता, कहता है यार मुझे बढ़िया चीज़ चाहिए, मैं पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा। मैं मर्सिडीज पे पैसे लगाना चाहता हूँ, पीपल मैं विलिंग टू पे फॉर वैल्यू। मैं ऑल्टो पे पैसे हाँ, नहीं लगाना चाहता कि ठीक बंदा है। आया वो कहता है मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो मैं गाड़ी लूंगा, नहीं लूंगा। हाँ, मर्सिडीज लेने वाला बंदा कहता है यार 55 की नहीं, मैं 65 की लूंगा, इसमें फिटिंग अच्छी लगा दो बस। ठीक है। ठीक है, तो एक तो मेरे लिए पर्सनली ये चैलेंज है। दूसरा ये है कि अच्छा अब गाड़ी तो ले नहीं रहे हम, तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम्म, मैं डेवलपर को पैसे दे रहा हूँ, हम्म, तो हो सकता है डेवलपर मुझसे कोई ब्लैक मनी भी मांग ले, या डेवलपर मुझे बोल दे कि भाई, अब मुझे नहीं पता, वो मुझसे झूठ बोल दे, वो आगे जैसे आपने कहा ओपेक है, ओपेक का मतलब होता है कि विजिबल नहीं, आपको दिख नहीं रहा कि असलियत में क्या हो रहा है ना। तो आपने प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, कितने की बेची, मुझे उसमें से कुछ पैसे मिले नहीं मिले, हम्म, मेरे माइंड में तो ये डाउट्स आएंगे, शायद मेरे में कम आएंगे, पर कोई और इन्वेस्टर जो होगा जो रियल एस्टेट लाइन से नहीं है उसको तो बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा, है ना। तो इसको आप कैसे बीट करोगे? अच्छा, तो बेसिकली बिफोर वी गो ऑन, इनका एक फंड है, ठीक है, I'll tell that. हाँ, he will get into that which is a solution to this actually, इतना तो मुझे पता है, पर मुझे भी इतनी डिटेल में नहीं पता, ठीक है। तो मैं जो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ वो मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ताकि हो सकता है ये मेरे को कन्विंस करते तो मैं ही कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँ। वैसे मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। तो बेसिकली देखिए, अब किसी ने छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करने हैं, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए हमने बनाया ये फंड। फंड हमारा कैटेगरी 2 AIF है, विच इज बेसिकली अ लाइसेंस इन्वेस्टमेंट व्हीकल फ्रॉम सेबी। देखो इतना लोगों को समझ नहीं आएगा, इसको अच्छा। और सिंपल करके बताओ कि आपका एक फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। मैं अब उस पर आता हूँ, ये कैसे वर्क करता है, जैसे एक म्यूचुअल फंड वर्क करता है। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजर जो होता है वो फंड इकट्ठा करता है पब्लिक से, और वो जो पैसा उसके पास इकट्ठा होता है वो उससे खरीदता है स्टॉक्स। उसे रिलायंस खरीद लिया, अडानी खरीद लिया, फलाना ढिमकाना खरीद लिया, ठीक है। तो उसके पास अंडरलाइंग एसेट होगा इक्विटी। हमारा यहाँ पे काम क्या है, हम पैसे ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं और उससे हम खरीद रहे हैं हाई एंड प्रॉपर्टीज, जिसपे हम आनंद निकेतन हो गया, नीति बाग हो गया, जोर बाग हो गया, मालचा बाग हो गया, उन सब पॉकेट्स में काम कर रहे हैं, विच जैसे आपने बोला कि जो एंड यूजर जहाँ पे आता है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे 50 लाख 1 करोड़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बट उसको ये चाहिए, मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ मेरे को वही चाहिए, अंदर कुछ कचरा नहीं चाहिए। एंड फिनिशिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, इन सब चीज़ों पे उसका फोकस ज़्यादा रहता है, rather than मेरे को डिस्काउंट दे दो, ठीक है। सो दैट मनी, द पूल ऑफ मनी दैट वी आर जनरेटिंग इन दिस फंड इज देन इन्वेस्टेड इन कॉलोनीज लाइक दीज, विच इज देन रीडेवलप। सो बेसिकली जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको तोड़ के हम वापस नहीं बना रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपने आनंद निकेतन का नाम लिया, आई थिंक आनंद निकेतन में अब अली भी है, तो क्या साइज समझे हम इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे, जो आपकी फंड की Within the fund, as per SEBI, the minimum regulation that an investor can invest is टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी? देखिए आनंद निकेतन में जो रेट चल रहा है आज की डेट में 43-44 का रेट चल रहा तो 44 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 8-10 करोड़ शायद बनाने के लगते होंगे, हैं? है। ठीक है, तो 44 और 8-10 हमने ऐड कर दिए तो 52-54 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया बेसिकली। अब वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं तो नहीं खरीद सकता था, है ना। ठीक है। तो 50 की आप बात कर रहे हो, आप मान लो एक फ्लोर की बात कर लो, अगर आप 50 को डिवाइडेड बाय लेट्स से एक रैंडम फिगर पकड़ लो, उसको डिवाइड कर ले, 13-14 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। हाँ, समझ तो लो वो भी 13-14 करोड़ का बहुत हाई floor है। टिकट साइज है फॉर एनी। तो मैं 13-14 करोड़ का फ्लोर नहीं ले सकता था, पर मैं पैसे लगाना चाहता हूँ, पर मैं लगाना आनंद निकेतन जैसी जगह पर चाहता था। तो अब मैं आपको 1-2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ और मैं वहाँ ओनर बन गया। आप उसके ओनर बन गए, पार्ट ओनर बन गए ऑफ दैट एसेट। सो आपको फंड क्या देगा, फंड अपने शेयर्स देगा। जैसे म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड अपने NAVs यूनिट्स एलोकेट करता है, वैसे ही हम अपने यूनिट्स एलोकेट करेंगे इन्वेस्टर्स को। एंड वो यूनिट जब हमने वो प्रोडक्ट बनाया, बेचा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ये है कि इसमें एक एसेट नहीं होगा, इसमें मल्टीपल एसेट्स होंगे। जैसे डाइवर्सिफाई भी हम करते हैं, आनंद निकेतन भी ले लिया, जोरबाग भी ले लिया, जैसे म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट्स होते हैं। अभी मैं अगर खाली आनंद निकेतन की बात करूँ तो वो प्रॉपर्टी बनेगी, बिकेगी, पैसे आएंगे, वो पैसे इन्वेस्टर्स को एज पर देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट। समझ लो मैंने उसमें 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट 50 की है, 50 की है, तो मैं कैलकुलेशन से के लिए 2 की, मान लो 2 करके किसी ने 2 इन्वेस्ट किए, किसी ने 4 इन्वेस्ट किए, किसी ने 5 इन्वेस्ट किए, किसी ने 1 इन्वेस्ट किया तो है, मैं 5% का पार्टनर बन गया एक तरह से, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। ठीक है। अब समझ लो मैं 4-5% का पार्टनर बन गया हूँ। वो प्रोजेक्ट अपने को पड़ा 50 करोड़ का, और ऐसे ही एक रैंडम फिगर कह रहे हैं कि 60 करोड़ का बिक गया, ठीक है, तो आपने मतलब उस पर 20% कमा लिया। ठीक है। तो मैंने 5 करोड़ लगाए थे, तो मेरे पास 6 करोड़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हम जब हमारे पास पूरे पैसे आ जाएंगे, हम उसको लिक्विडेट कर देंगे, हम सारे इन्वेस्टर्स को हमें देना पड़ेगा, हम कर नहीं, नहीं मतलब देंगे। मैंने वो शेयर जाके बेचना नहीं है किसी को। ना ना, आपने बेचना नहीं है, वो शेयर्स
बेसिकली आपको ये सिक्योरिटी देता है कि यू आर एन ओनर इन द एसेट, दैट शेयर इज देन, मतलब बेसिकली आई टेक इट बैक इन प्रैक्टिकलिटी एंड देन यू गेट द मनी। तो इसको थोड़ा सा और दोबारा और सिंपल करते हैं कि समझ लो मैं आज जाता एक बिल्डर से एक फ्लैट खरीदता 10 करोड़ रुपए का, सोच के कि मैं इसको 11-12 का बेच लूंगा, तो मैं अपने नाम पे उससे रजिस्ट्री करवाता, जो भी करता। इस केस में इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं बाय द वे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, आ जाएंगे उस पर। पर इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मैं 10 करोड़ रुपए लगाता, पर मेरे पास 10 थे ही नहीं वैसे, तो मेरे पास अगर 2 थे, मैंने 2 करोड़ रुपए आपके फंड के नाम पे पैसे दे दिए और मेरे को शेयर एलोकेट हो गए। अब मैं शांति से बैठा हूँ, आप बिल्डिंग बनाओगे, हमने सारा हमारा काम है बिल्डिंग बनाना, उसको बेचना, और तो अगर नहीं बिके तो उसको मैनेज करना। आपका कोई काम नहीं है, आपका काम है कि आप अपना एसेट वॉच करो। आपको अगर देखना है आप जाके एसेट देखो, हम आपके पास रिपोर्ट्स आएंगे, आप रिपोर्ट्स को चेक करो। आपकी खैर सारी डिटेल्स जो हमारे पास आती है, जो हम आपको बेचते हैं, सारी सभी को रिपोर्ट होती है। तो 2-3 साल में ये बिक जाएगा? 2-3 साल में नहीं, 18 महीने। 18 महीने में बिक जाएगा। चलो, कभी 2 साल भी लग सकते होंगे बनने में, बिकने में। 3 साल में तो हम 2 बार घुमा देंगे। ठीक है, बट लेट अस थिंक ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, पर आपकी बात बड़ी कि ऐसे कर लेते हैं कि हम 2 साल पकड़ लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको पैसे दे दिए, आप बनाओगे, तो जब मैंने पैसे दिए तो हम कैसे फैक्टर इन करेंगे कि भाई हम कहेंगे कि प्लॉट, अब आपने हो सकता है प्लॉट जैसे लिया आपने 40 करोड़ का, तो मेरे लिए कॉस्ट 40 करोड़ ही गिनी जाएगी, मतलब ऑफ कोर्स प्लस कंस्ट्रक्शन, या एट कॉस्ट जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, जो प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, दैट इज द कॉस्ट दैट विल बी टेकन फॉर वैल्यूएशन। तो जो पेपर्स पे है वही है, आप ये नहीं कहोगे कि नहीं भाई साहब हमने तो 5 करोड़ कैश भी दिया। मैंने आपको मार्केट रेट बताया कि अभी मार्केट रेट आने के दिन क्या हमारी परचेज उससे कम है। कोई इन्वेस्टर आता है तो वो हमारी उस मार्केट रेट पे पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब आनंद निकेतन में हम आपके पार्टनर बन गए, हमने आपको 2 करोड़ रुपए दिए और हमारा समझ लो 40 करोड़ का प्लॉट था, तो 40 करोड़ में प्लस फिर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करोगे, समझ लो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बॉल पार्क क्या लें, 8 करोड़। हाँ, आप 8 पकड़ लो। 8 करोड़, तो 48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मेरे को इस 48 करोड़ रुपए में पार्टनरशिप मिल रही है। यस। तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 48 करोड़, 50 पकड़ लो फॉर कैलकुलेशन से। हाँ, 50 पकड़ लो, तो जो भी कितना आया ये 4% आया थिंक, समझ में 5 करोड़ पकड़ लो ना, 10%। 10%, ठीक है। अब जितने का बिकेगा उसका 10% भी मेरा हो गया। तो अगर मैं एक फ्लैट भी खरीदता तो यही होता कि फिर मैं उसको बेचता, जो मेरा प्रॉफिट आता मेरे पास आता, मैं उस पर टैक्स दे देता। ठीक है, ओके। पर इसमें यह है कि फ़र्क ये हो गया कि अगर मैं एक बिल्डर को इतने पैसे दूंगा, किसी और डेवलपर को दूंगा, तो मैं एक फ्लोर के मुझे पूरे पैसे इकट्ठे करने, हाँ, पूरे करने पड़ेंगे। और आप बिल्डर को पैसे दे रहे हो, कल को बिल्डर गायब हो गया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। अच्छा, चलो, आपका फ्लोर बिल्डिंग नहीं बनी तो आप कुछ नहीं कर सकते। हो जाता है ऐसा, बहुत ज़्यादा नहीं होता पर हो जाता है, हाँ। डिले तो हो ही जाते हैं। पर मैं एक इस चीज़ का एक लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट है, अगर आप भाग गए तो बुरा मत मानना। हाँ, नो वरीज, आप भी डेवलपर हो, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप पैसे दे रहे हो फंड को। फंड इज नॉट जस्ट लायबिलिटी टू यू। आपने पता है ना पीछे जब रेगुलेटरी की क्या पावर है, मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था आरबीआई ने ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। हाँ, किया था मालूम। That is the power that the regulator holds. The regulator holds the power that if it sees any non-compliance, it can replace the fund manager. NCLT में नहीं होता वो एक आर्बिट्रेटर को या एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लेते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट द पावर द रेगुलेटर होल्ड्स। वो अगर नॉन कंप्लायंस देख रहा है, ओनर तो इन्वेस्टर ही है फंड का, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर को रिप्लेस कर सकते हैं। So who am I paying the money to? टू द फंड। To the fund. Yes. Fund has already paid and bought the property. Fund will take the money when it has to make the payment to buy the property. तो आज मैं उसको पूरे पैसे नहीं दे रहा। नहीं है, फंड आपसे पैसे तभी लेगा जब उसको पैसे लगाने हैं। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को 2 करोड़ दे दो, मेरे पास सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं आपसे 2 भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जिस दिन तो आपसे आप 2 मुझसे क्या ले लोगे? कुछ एडवांस तो लोगे? मैं आपसे कमिटमेंट लूंगा पेपर पे, रिटन कमिटमेंट। और कल को मैंने ना करा तो? देखिए, एज पर रेगुलेशन तो देयर इज नो मतलब एक्शन ऑन दैट। सो वी अकाउंट फॉर, जैसे मान लो अगर मैंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली है, तो आई विल ऑब्वियसली अज्यूम कि मेरे पास इसमें से 90-95% आएंगे। प्लस वी हैव रियलाइज्ड एंड वी हैव सीन कि द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दीज प्रोडक्ट्स, दे जनरली आर ट्रू टू द कमिटमेंट। 1 करोड़ का टिकट साइज कोई कम नहीं है। स्क्रीन करते होगे थोड़ा बहुत तो? हाँ, थोड़ी स्क्रीनिंग हमारे को चाहिए, हमको केवाईसी पूरी चाहिए, कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट मोटे मोटे साइन होते हैं, जैसे ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट खुलता है। मैं आपको एक अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी बताता हूँ। आवर बैकग्राउंड इज दैट ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर। वी आर अ रियल एस्टेट डेवलपर, सो वी आर डेवलपिंग प्रॉपर्टीज इन दिल्ली एंड दुबई। Our brand name is Grovi India Limited. We're a listed entity, and
our team of managers, the people who are managing the fund, they are all comprised of engineers and CAs. So this and the experience is that of stockbroking and development. So हमको पता है, and हम 40 साल से कर रहे हैं ये चीज़. हमको पता है कि मार्केट में क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ बिकेगी, किस टाइप का काम करना है, किसको बेचना है, कहाँ पे सर्कुलेट करना है. हमारा जो चैनल पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है, दैट इज़ वेरी वाइड. साउथ दिल्ली के ऐसा कोई भी ब्रोकर नेटवर्क नहीं है जो हमारे से परिचित नहीं है. हम कर रहे हैं इतने टाइम से, दैट्स वाई. सो बिल्डिंग बनाना इज़ वेरी क्लॉकवर्क फॉर अस. हमको पता है कि हमारा सैंक्शन से लेकर कंप्लीशन तक 15 से 18 महीने का टाइम लगेगा, विद इन विच वील एग्जीक्यूट द बिल्डिंग, एग्जिट द बिल्डिंग. पिछले 40 साल से डेवलपर्स इस मार्केट में काम कर रहे हैं. 40 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब से बेसिकली बिल्डर कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हुआ था. डेवलपर्स कमाई कर रहे हैं, चाहे मार्केट तेज हो या कम हो, 2008 हो, 2013 हो, 14 हो, 1999 तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, whatever is the market, whatever is the situation, the developer is earning. So हम इस फंड के थ्रू हम वो रिटर्न इन्वेस्टर्स के पास लाना चाह रहे हैं जो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं. आर आइडिया इज नॉट वैल्यूएड, मतलब आर आइडिया इज नॉट कि प्राइस ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं तो हम अब कमाई करके दे रहे हैं. नहीं, दैट इज ट्रेडिंग. आर आइडिया इज वैल्यू एडिशन थ्रू रिकंस्ट्रक्शन. नहीं, चलो इसको भी देख लेते हैं. हाँ, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ आपके साथ पैसे लगाने या कोई व्यूअर सोच रहा है. आपका क्वेश्चन तो आंसर हो गया था ना पहले वाला. मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया, इतनी सारी बातें बता दी. वही क्या होगा. ओके, सो आप जैसे प्रोडक्ट खरीदोगे, आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड बाय द वे, या आई एम थिंकिंग कि हाँ यार फिर तो किया जा सकता है. समझ लो आप आज प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई जाके एक बिल्डिंग खरीदते हो, ठीक है, और आप खरीद रहे हो वो बिल्डिंग, एक रैंडम फिगर्स बनाते हैं, ठीक है, से यू बाइंग इट फॉर 40 करोड़, ठीक है, और आप फुल चेक में खरीदोगे, देयर इज नो ब्लैक मनी, नथिंग इन्वॉल्व, क्योंकि अगर होगी तो वो आपका लॉस है. मैं तो आपको दे नहीं रहा. हाँ, दैट इज जीरो. वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग, व्हाटएवर वी आर डूइंग इज चेक. एक्सीलेंट. रिटर्न भी सारी क्लियर है. तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि रियल एस्टेट करने में ये बड़ा दिक्कत आती है जिनके पास, जो ये हैंकी पैंकी में नहीं पढ़ना चाहते. हाँ, हमारे पास हम अपना काम में ज़्यादा ध्यान दें, इस काम में ज़्यादा ध्यान दें. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज द फ्यूचर. हाँ, दिस इज द फ्यूचर. ओके, तो आपने 40 करोड़ का अगर एसेट लिया है और आप उस पर एक सेकंड के लिए हम कहते हैं 10 करोड़ रुपए लगा दोगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाओगे, सब करके 10 पकड़ लो, कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन भी करोगे, 50 करोड़ रुपए की कॉस्ट हो जाएगी. तो जब आप प्रोजेक्ट ढूंढते हो तो आप क्या सोच के ढूंढते हो कि हम 50 करोड़ का ले रहे हैं, अगर मार्केट में लैंड महंगी नहीं हुई, समझ लो आपको 2 साल लग जाएंगे जी बनाने में, और 2 साल बाद भी शायद लैंड 40 करोड़ की ही होगी, तो आप टोटल सेल कितनी लेके चलते हो कि इतनी सेल तो हमें चाहिए तभी हम प्रोजेक्ट लेंगे? देखिए, जब हम कोई प्रोजेक्ट एवेल्युएट करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर पॉकेट की अवेलेबिलिटी, कि क्या करंट मार्केट अवेलेबिलिटी है. जो भी हम एवेल्युएशन और वैल्यूएशन करते हैं वो करंट मार्केट प्राइसेस से करते हैं, फ्यूचर मार्केट प्राइस से नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर कहाँ जाएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए. हम जो अप्रिसिएशन देखते हैं वो 20 to 25% देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स या पर एनम, या फॉर द एनुअली फॉर द प्रोजेक्ट साइकिल. लेट्स से 2 साल का है तो हम उतना एस्केलेशन एक्सपेक्ट करते हैं, और थोड़ा 20 से 25 का वेरिएशन ये हो जाता है कि लोकेशन कैसी है, कॉलोनी के अंदर ही अगर पास, क्योंकि कई बार सेल जल्दी हो जाती है तो रिटर्न इंक्रीज हो जाती है. सो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं ना. समझो आपने 40 का लिया था, 50 का पड़ गया आपको, ठीक है. अब आपने तो फ्लोर्स बेचने हैं, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड टेरेस, यही बिकना है यहाँ पे, बिल्डर फ्लोर्स है. तो यानी कि अगर हम 20% जोड़ें तो 60 करोड़ की सेल आनी चाहिए. दैट इज 1 ईयर. पर 1 ईयर में तो रेडी होता नहीं होता. तो हम 18 महीने का टाइम फ्रेम लेते हैं और हम 65 की सेल लेंगे. तो यानी आज जो आपने प्रोजेक्ट लिया वहाँ पे, समझ लो आपने 500 गज का घर लिया है जिस पे आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनाओगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आज अगर ये रेडी खड़ा होता तो ये सारे फ्लोर मिलके 65 करोड़ के आसपास बिक जाएंगे. हाँ, तो आप 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे कि इस पर 10 और हो जाएंगे. yes. और आप 50 लगाओगे तो 65. अच्छा, अगर रेट बढ़ गए तो रिटर्न बहुत बढ़ जाएगी. रेट बढ़ गए तो रिटर्न बढ़ जाएगी, बट वी डोंट वांट टू अज्यूम दैट. ओके, क्योंकि मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ. तो ओके, सो लेट अस जस्ट से आप 40 करोड़ का एसेट वो लोगे जहाँ जो 65 करोड़ का बिकेगा, 10 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद 65 करोड़ का बिकेगा. भी हो सकता है कोई जल्दी बिक जाएगा फ्लोर, कोई लेट बिक जाएगा, ये भी हो सकता है. वो दैट्स अ मैटर ऑफ कैश फ्लो. ओके, सो मैंने एज अ इन्वेस्टर जो थोड़ा सा रिसर्च करना था वो आपने कर दिया, जैसे एक म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में कर रहा है. रिसर्च पूरा हमारा काम है. अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए खाली इन्वेस्टर के पैसों के साथ साथ हमारे पैसे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं. दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरे तो लगवा रहे हो, आपके कितने लगते हैं? हमारे भी लग रहे हैं. हम 30 to 40% हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं. ओके,
So we are doing the research. We have been doing this for the past 40 years, and this is the knowledge we intend to, from which we want to benefit and make an earning for an investor. तो आपको क्या मिल रहा है ये सब करके भाई? आप अपने पैसे लो, जैसे सारे डेवलपर काम करें, अपनी बिल्डिंग बनाओ, सारा प्रॉफिट अपने पास रखो। तो हमारा इसमें इंटरेस्ट ये है इन्वेस्टर को रिटर्न, हमारा कॉन्सेप्ट जैसे म्यूचुअल फंड में होता है इज प्रॉफिट शेयरिंग। व्हेन द फंड मेक्स एन अर्निंग देन द इन्वेस्टमेंट मैनेजर मेक्स एन अर्निंग। सो हमने इसमें हर्डल रेट्स फिक्स किए हुए हैं which is very high as per market standard। अगर आप रिसर्च करोगे AIF पे, you will know that the AIF क्या होता है पूरा? AIF alternate investment fund। alternate investment fund, अच्छा, so it's alternate as in not stock market। yeah, it's alternate। so alternate investment funds में जो standard hurdle rate होते हैं वो 8 और 10% के होते हैं। हमारे फंड में hurdle rate 12% पे, which means कि जब तक 12% की रिटर्न आएगी हमको as an investment manager, as a fund, we will earn nothing। that 12% will go straight away to the investor। 12% के बाद 20% तक जो भी रिटर्न आएगी उस पे 80-20 की प्रॉफिट शेयरिंग होती है। सो द आइडिया इज कि हम रिटर्न जनरेट करें और इंसेंटिवाइज करें। थोड़ा सिंपल करो दोबारा से। मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिया, 1 करोड़ थोड़ा इजी है कैलकुलेट करना। 1 करोड़ रुपए दिया, 12% पर एनम, यानी अगर 12 लाख रुपए तक की उस पर रिटर्न आ रही है पर एनम, तो वो मेरी है, उसमें आप मेरे से चौन्नी भी नहीं लोगे। नहीं, वेरी क्लियर। नहीं, ठीक है। ये रिटर्न समझ लो अब हो गई 20%। ठीक है। तो एग्जैक्ट आप मुझसे कितना लोगे उसमें? तो मैं आपसे 12 और 20 के बीच में जो 8% है, 8% के ऊपर मैं 20% दूंगा, विच इज 1.6%। तो अगर मेरे को 20% की रिटर्न आई तो 1.6 आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर को दोगे, बाकी सारा फंड, बाकी सारे इन्वेस्टर को। ठीक है, फेयर इनफ। अगर आप मेरे को 20 लाख रुपए कमा के दे रहे हो 1 करोड़ के ऊपर, तो मैं आपको 1,60,000 रुपए आपके हो गए उसमें से। अगर मैं 12 लाख ही कमाऊंगा तो नहीं हुए। हाँ। अगर 15 कमाऊंगा तो 3% 1.6 ऑफ दैट हो जाएगा, जो भी वो मतलब 3% का 20%, तो 0.6% हो जाएगा। ठीक है, जितना बढ़िया आप परफॉर्म करोगे उतने आप। दैट इज द होल आइडिया। हमारे कमाई तब है जब हम इन्वेस्टर को रिटर्न ला के देंगे। सो फेयर इनफ। मेरे जो पैसे लग रहे हैं उस पर आप भी कुछ कमा पाओगे, सो दैट मेक सेंस। अगर आप कहते हैं यार हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं, हम तो अपने लिए नहीं कर रहे, तो नहीं, दैट इज अ रेड फ्लैग। एंड इसमें एक और चीज है विच इज वेरी यूनिक। अ लॉट ऑफ दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट AIFs जनरली डोंट फॉलो, बिकॉज उनको रिटर्न की एक हर्डल रेट सेट करने होते हैं। 12% के बाद हमने एक 20% के ऊपर भी हर्डल रेट सेट किया हुआ है। 20% के ऊपर रिटर्न आएगी अगर, तो उस पे 70% इन्वेस्टर, 30% फंड मैनेजर। लेट्स से 25% की रिटर्न आ रही है, तो 20% तक का तो हमने क्लियर कर दिया। तो अब जो 5% बचता है, 5% के ऊपर 30% इन्वेस्टमेंट मैनेजर का, बाकी इन्वेस्टर का 70%। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा रिटर्न होगी तो आई डोंट माइंड शेयरिंग विद यू, आई गेट दैट आइडिया। पर ये आई थिंक आई डोंट नो ये वीडियो देख के लोगों को कितना समझ आ रहा होगा, क्या ये थोड़ा पेपर पेन लेके किसी को समझना पड़ेगा, पर मैं समझ गया मोटा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ना बीच में बात कर रहे थे, रह गया, which is actually coming to my mind कि यार मैंने तो फंड को पैसे दे दिए, उस फंड में आप पार्टनर ही हो। ठीक है, पार्टनर हो ना, और बिल्डिंग आप बनाओगे एज अ डेवलपर, आप एंगेज्ड हो गए उसमें। सो हमने कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट किया। जैसे मैंने बोला ग्रोवी हमारी एंटिटी है, इट इज द फंड इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विद द डेवलपर ग्रोवी, so that reduces the that increases the efficiency and the cost reduce कर। वो ठीक है। मैं तो देखो अब अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं ये तो समझ गया कि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उतने की तो रजिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। देखो बुरा मानो, हाँ, बोलते हैं लोग। ठीक है, पूछना पड़ता है। ठीक है, it has to be fair। अब बात आ गई कंस्ट्रक्शन की। हाँ। अब डेवलपर तो झूठ उस पर भी बोल देते हैं। वो कहते हैं जी हमारे तो जी 12 करोड़ रुपए लग गए और लगते हैं 8 करोड़ रुपए, फॉर एग्जाम्पल। सारे नहीं करते होंगे, तो कोई कर सकता होगा। और कल को आप कह दो जी हमने तो 20 करोड़ रुपए लगा दिया और आपके लगे सिर्फ 6 करोड़ रुपए, तो ये क्या पहले से मुझे मिलेगा कि आप कितने पैसे लगाने वाले हो कंस्ट्रक्शन? ये जो कैलकुलेशंस हैं ये पहले से शेयर्ड होगी। इट इज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज कि हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, ये हमारा एरिया बन रहा है, उस पर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आ रही है। इट इज प्लेन मैथ। एंड वो मैं उसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ। कर सकते हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ हमने करंट एस्टिमेटेड सेल प्राइसेस भी आज के इवैल्यूएट किए हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू अ प्रोजेक्ट, तो हम वर्किंग कर रहे हैं, हम वर्किंग ये कर रहे हैं, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरी सेल कितनी आ रही है, ये वर्किंग हम फर्स्ट डे पे करके चलेंगे। फर्स्ट डे पे हम ये डेटा शेयर करके चलते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो डेली ये कर रहा हूँ। आप कर सकते हो, तो मुझे पता क्रॉस है, चेक कर सकते हो, मुझे पता है कौन सी चीज कितने की है। सीरियसली मैं तो कर सकता हूँ, पर किसी और को करना हो तो वो भी अपना वो भी कर जहाँ मर्जी से चेक। हमारी स्पेसिफिकेशन भी प्री डिफाइंड है। मेरे हिसाब से अगर आज हम कहें एक 400 गज की बिल्डिंग बनाने में, शायद अच्छी बिल्डिंग बनाने में, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, शायद 7, 8, 9 करोड़ रुपए लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी कॉर्नर की है, थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है वो करके। तो आर वी ऑन द सेम पेज? या ओके।
क्योंकि आप सब कुछ एक नंबर में कर रहे हो, दिस इज जस्ट अमेजिंग, दिस इज द फ्यूचर एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। पर उसमें थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ भी जाती होगी, क्योंकि फिर आपके टैक्सेस बढ़ते होंगे, जो लोग उसमें काम करते होंगे लाख लाख में, उनका खर्चा कम होता होगा। ये आजकल सारी चीज़ जीएसटी पेड है। ओके, एंड जीएसटी कंस्ट्रक्शन के इनपुट्स मिल जाते हैं थोड़े से। कंस्ट्रक्शन इज अ लाइन इन विच 80% ऑफ द आइटम्स है जीएसटी मटेरियल है। ओके, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट रियली डज नॉट, मतलब आई डोंट सी व्हाई। और अगर है भी तो चॉइस क्या है? हाँ। आप उन चीजों में पढ़ना ही क्यों चाहते हो? दैट इज नॉट कल अ, को वो फंसोगे। हमारे को रास्ता लेना ही नहीं है, हमारे करना ही नहीं ठीक है। एंड आई थिंक व्हेन यू आर बाइंग इन फुल चेक इन द मार्केट, यू आर प्रोबेबली गेटिंग अ गुड डील Better आल्सो, rate. बिकॉज़ आजकल हर सेलर यही चाहता है नॉट कि जस्ट मैं ही दैट, बना पाऊं। नॉट जस्ट दैट, आपको पता है मार्केट में आज की डेट में द सेलर इज वेरी कॉन्शियस एज टू हु इज बाइंग। हम्म, तो पहले जाती है प्रोफाइल है, हम्म, आजकल हर बंदा नहीं खरीद सकता, पहले प्रोफाइल जाती है। एंड वी हैव रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी स्केप्टिकल ऑफ डीलिंग विद डेवलपर्स, हाँ, एंड दे शुड बी। गड़बड़े बहुत हुई हैं। क्योंकि डेवलपर चोर है। More ये so with है, brokers. मैं भी हूँ डेवलपर, बट ये फैक्ट एंड दिस इज व्हाट द जनरल मेंटालिटी। देखो ये कह रहे हैं डेवलपर चोर है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ना मुझे डेवलपर्स के फोन आए वो मेरी एमसीबीसी करते दिस इज द अंडरस्टैंडिंग हाँ, कि ये मैंने ये नहीं कहा, मैं मुस्कुराया भी नहीं था। आप रिवर्स करके देख सकते हो। कॉमेडी में चले गए। देखो सारे डेवलपर चोर नहीं है, बट इट्स नाइस ऑफ हिम टू से कि हाँ चलो इसमें गड़बड़ होती है। और यार वैसे कौन सी लाइन में नहीं होती है, सब लाइंस में होती है, पर इसमें थोड़ी मोर सो। देयर हैज बीन so मोर। that is the idea. So our concept of getting this fund is to first of all get the transparency, get it open to an investor class who want to invest but cannot invest due to the constraint of the ticket size and obviously the lack of trust that this market generally entails. तो हमारा आइडिया यही है कि हम इन सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट करें। वी एंटर दिस मार्केट टू दिस न्यू एसेट, टू द न्यू इन्वेस्टर क्लास। एंड देखो इन्वेस्टमेंट हर टाइप की होती है, कोई रिस्की एसेट होती है, कोई मिड रिस्की होती है। आप देखते हो कि म्यूचुअल फंड में वो रिस्कोमीटर बना होता है। तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी है और हमारे तो नाम हमारा पे है। आइडिया सस्टेनेबल रिटर्न्स, सेफ इन्वेस्टमेंट, पैसे नहीं डूबने चाहिए। अच्छा एक हम बात बनिए बताओ। हैं, हाँ, हम बनिए हैं और हम इस माइंडसेट के हैं कि हमें भाई साहब सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ना तो इस पे लेवरेज लिया हुआ है, ना तो हम लेवरेज ले सकते हैं ना दे सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हम मैं भी लोन नहीं ले सकता अगर लेना चाहूँ तो। नहीं, आप मैं भी प्रॉपर्टी खरीदता तो ले सकता था। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो ले सकते हो, इस केस में नहीं ले सकते। चलो ठीक है। और हम भी नहीं ले सकते। मैं भी अगर फंड के नाम पे एसेट खरीदा और मैं चाहूँ कि बैंक पे जाके प्लेज करके 80 पैसे उसके उठा लूँ, तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा एक क्वेश्चन बिफोर आई फॉरगेट। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए आज दे देता हूँ और आपका ये 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, उसमें मैं XYZ अमाउंट का पार्टनर, 2% का पार्टनर बन गया, एक तरह से कह लो। तो अब आप तो फ्लोर्स बना रहे हो, समझ लो आपका फर्स्ट फ्लोर कल बिक गया, कोई आया वो आपसे 14 करोड़ का फ्लोर ले गया और उसने सारे पैसे दे दिए या आधे पैसे दे दिए, पर मैं तो पूरी बिल्डिंग में पार्टनर बनाऊँ, तो क्या मेरे को भी उतने पैसे आ जाएंगे साथ साथ, या आप वेट करोगे जब सारा बिक जाएगा तब देंगे? नहीं, हमारे पास जैसे जैसे लिक्विडिटी बनेगी हम पास हम आप चीज़ समझो, जितने टाइम मैं पैसे रखूंगा उतने टाइम मेरे को रिटर्न जनरेट करनी है। नहीं पर आपको गारंटीड रिटर्न थोड़ी दे रहे हो। मैं समझ गया, बट आई हैव अ फिड्यूशियरी ड्यूटी टू माय इन्वेस्टर्स टू हाँ जनरेट। हाँ, अदरवाइज यू विल लुक बैड आल्सो। हाँ, तो आई रिटर्न तो दे नहीं रिटर्न पाएंगे। नहीं, मैं तो मेरे पास जैसे लिक्विडिटी पैसे आए, मेरा काम क्या, या तो मैं उसको रीइन्वेस्ट करूं और या तो वापस करूं, तो मुझे रीइन्वेस्ट की ऑप्शन मिलेगी उस टाइम पे? डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। वी ऑलवेज लुकिंग एट पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। ओके ओके। व्हाट द कॉन्सेप्ट वी हैव इज कि मैं पार्ट रिटर्न कर दूं, प्रॉफिट रिटर्न कर दूं, कैपिटल रीइन्वेस्ट कर दूं। तो चलो ठीक है, मेरे को आनंद निकेतन जैसी जगह पे प्रॉपर्टी चाहिए थी जहाँ पे भाई कल को बायर भी आए तो वो खुला हो और थोड़ा यू नो देयर शुड बी स्कोप ऑफ प्रॉफिट एंड दिस एंड दैट, एंड आई डोंट वांट टू बी इन सम लोअर क्लास कॉलोनी और ठीक है। मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, आपके साथ इन्वेस्ट कर दिया, जब वो बिकेगा मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन आप ये सब फ्री में तो नहीं कर सकते, तो कोई चार्ज तो होगा। सो लाइक आई सेड कि मेनली हमारा फोकस इंसेंटिव फीस पे, व्हिच इज द इंसेंटिव दैट वी गिव आफ्टर दैट 12 and 20% हर्डल। इसकी ज्वाइनिंग की एक फीस है व्हिच इज द कॉस्ट। सो टू मैनेज दिस एंटायर स्ट्रक्चर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हम बहुत सिंपल टर्म से बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ मैनेजमेंट फीस ऑफ 2% व्हिच इज वन टाइम फीस। पर एनम नहीं है? नहीं, पर एनम नहीं है। ये भी म्यूचुअल फंड में पर एनम होती है। म्यूचुअल फंड में तो पर डे कटती है मैनेजमेंट फीस अच्छा ऑन दैट डेली एनएवी। अच्छा, कई डेली कटती है, कई क्वार्टरली कटती है, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल। बट म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, लेट मी टेल यू दैट। आई एम अ स्टॉक ब्रोकर आल्सो, मतलब आई हैव दैट एक्सपीरियंस। मैं तो इंडेक्स फंड्स लेता हूँ वैसे। Every mutual fund is one of the most expensive investment products. So this AIF में concept है annual fees का। हमने
सिंपल करने के लिए एंड विद द आइडिया कि हम कस्टमर सेंट्रिक इन्वेस्टर सेंट्रिक हो। इनकी हमने one मैनेजमेंट time भी fees है। वैसे ऐसी है ना जो शायद चलेगी। आपका जो मेन मैनेजमेंट का काम है शायद वो भी स्टार्टिंग में ज्यादा है। नहीं, थ्रू आउट है। सो बेसिकली लाइक आई मेंशन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम फंड है, फंड के अंदर कई एंटिटीज हैं, देयर आर लाइक मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व, मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्व। तो कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट के कारण कंपनी के खर्चे, कंपनी की चीज़ें, देन सभी की रेगुलेशन के बेसिस पे भी हमको कई कंटिन्यूस ऑडिट्स एंड कंटिन्यूस थर्ड पार्टी एंगेजमेंट। जैसे इसमें बहुत सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट है। जो पैसे आते हैं दैट इज़ नॉट मैनेज बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो सारा मैनेज करता है कस्टोडियन। मेरे कंट्रोल में, फंड मैनेजर के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर 50 करोड़ फंड के अंदर आए तो मैं वो पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके। I give a written request to the custodian. The custodian then transfers that money to the account I tell him to with the evidence that मेरे को इस transaction के basis पे ये पैसे ट्रांसफर करने हैं। आपका एविडेंस नहीं है तो वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, और कर देगा तो वो फंसेगा। कर ही नहीं सकता। It's a custodian means फ्रॉडुलेंट भी होगा तो फंस जाएगा। अरे नहीं, custodian banks होते हैं यार। custodian are like Axis Bank। It's not a guy, it's not somebody. It's not a third party। It's not Ashutosh Bogra। No, it's a bank। So that is good because अगर मैं किसी बिल्डर को पैसे देता हूँ तो वो तो ले जाके दूसरी जगह पे अब आप देखो ना, इतने सारे बिल्डर्स का क्या हो रहा है नोएडा में, जैसे सारे रीरूटिंग ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी, ये सारी वो सारी कहानी। तो मैंने फंड को पैसे तो दे दिए पर वो पैसे वो कहीं और डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके, गुड, दैट इज अ गुड थिंग टू नो। सो दैट जनरेट्स मोर कॉन्फिडेंस। तो 2% मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दिया था, 2 लाख रुपए मेरा कट जाएगा एक तरह से और 98 लाख मेरा इन्वेस्टेड होगा। मेरी रिटर्न लेकिन 1 करोड़ पे ही गिनी 100 जाएगी। पे आएगी। 100 पे गिनी जाएगी, ठीक है। और व्हाट एल्स आर वी मिसिंग? विद रिस्पेक्ट टू फीस यही है, मैनेजमेंट फीस एंड द हर्डल रेट्स। एक मैंने पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मॉडल है, हाउ डू वी बीट दैट? बताओ। ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट मॉडल में क्या होता है? ट्रेडिशनल में आपको ही पता है कि आपको एक फ्लोर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो 4 फ्लोर बन रहे हैं, एक फ्लोर इन्वेस्टर ने खरीद लिया, लेट्स से 12-13 करोड़ दे के। मैंने फर्स्ट फ्लोर खरीद लिया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर खरीद लिया। अब यू आर द ओनर ऑफ ओनली एंड ओनली फर्स्ट फ्लोर, यू आर ओनली कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। नाउ द बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट बाय द डेवलपर who retains the rest of the floors, let's say। वो अपने ज्यादा अच्छे बना लेगा, वो अपने ज्यादा अच्छे बना लेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कोशिश करेगा पहले उसका बिके, हमारा बाद में ये बिके। चैलेंजेस लगता है आपने फेस किए हुए। उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही फर्स्ट फ्लोर उसके की, बाथरूम ज्यादा अच्छे बनेंगे। ओनर क्या कर सकता है मार्केट करने के लिए? 4 लोगों को जिनको मार्केट में जानता है उन ब्रोकरों को फोन करके बोल देगा यार मेरे पास ये फलाना प्रॉपर्टी है, इसको बेच दो। लेकिन अगर वो नहीं बिकती, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट होल्ड द बिल्डर अकाउंटेबल। बिल्डर कह देगा यार मैं तो बैठा हुआ हूँ, मार्केट कर रहा हूँ, बट मार्केट कई बार नहीं होती चीज़ें। इन दिस मॉडल ये सारे चैलेंजेस अवॉइड हो गए। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी सेम बनेगी क्योंकि सबका स्टेक है, मार्केटिंग पूरी होएगी, प्राइस ऑब्वियसली हर फ्लोर पे बेटर अचीव करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज हमें फ़र्क पड़ता है एक्चुअली कि किसकी कॉस्ट, हमको तो इंसेंटिव चाहिए ना, जितना महंगा बिकेगा उतनी अच्छी इंसेंटिव होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं एक बिल्डर को पैसे दूंगा, उसकी जगह मैं एक फंड को पैसे दे रहा हूँ, और फंड क्योंकि सेबी रेगुलेटेड है, फंड में क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज कस्टोडियन है और भी एंटिटीज होती है, चेक में है, सब कुछ ट्रस्टी भी होता है transparent इसमें। तो मैं बताता हूँ इसमें रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है, इसमें सेबी होती है, कस्टोडियन होता है, ट्रस्टी होता है, आरटीए होता है। आरटीए इज द शेयर ट्रांसफर एजेंट। सो बेसिकली जब आपके यूनिट्स एलोकेट होते हैं तो वो आरटीए के थ्रू होते हैं। ओके, ठीक है। और एंड देन papers ऑब्वियसली की due इंडिपेंडेंट diligence भी ऑडिटर्स होगी। होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं, वो भी देखते हैं। तो मैं एक डिफरेंस देख रहा हूँ कि मैं एक बिल्डर को पैसे दूं और आपको दूं में, ये क्या है कि अच्छा एक तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं जितने मर्जी दूं, वहाँ तो पूरे देने पड़ेंगे ना, या मैं आधे दे दूं, आपके 2 प्रोजेक्ट्स हो मैं दोनों में आधे आधे पैसे लगा दूं, या आपके फंड के अंदर अगर 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो मैं डाइवर्सिफाई। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे एक प्रोजेक्ट की। द मॉडल इज सच कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं, इसके अंदर लेट्स से 10 प्रोजेक्ट है। सो द इन्वेस्टर पार्टिसिपेट्स इन ऑल 10 प्रोजेक्ट्स। अभी हम 40 करोड़ या 50 करोड़ की वैल्यूएशन कर रहे थे, अब वो मेरे पास प्रोजेक्ट 10 है तो 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन्वेस्टर की कंट्रीब्यूशन इज स्प्लिट ऑन दोस 10 प्रॉपर्टीज। ऑन 10 प्रॉपर्टीज। कोई जल्दी बिक जाएगी, कोई बाद में बिक जाएगी, कोई अटक भी गई तो चलो 9 तो नहीं अटकी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, ऑल अंडर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और वो भी उस लेवल की प्रॉपर्टीज, सब हाई एंड 400, 500, 1000, 1200, 1500 गज की इन कॉलोनीज लाइक आई मेंशन्ड, कैटेगरी ए। सो आवर फोकस इज एट द मोमेंट कैटेगरी ए एंड प्रीमियम कैटेगरी बी कॉलोनीज। इन्वेस्ट भी उनमें करना चाहिए, उनमें ना पैसा एवरग्रीन मार्केट है। अब इसको अगर हम देखें, एक जैसे रीट होता है, तो ये रीट ही तो हो गया, इसमें क्या फर्क है? सो रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टू गेट रेंटल रिटर्न्स।
रीट में गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि मेजॉरिटी देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज, आई थिंक 80% और 85 or maybe I'm not really sure of the percentage, but that percentage of investment in a REIT should be in rent generating asset. इट हैज टू बी। It has to be on rent generating. रीट क्या, आर क्या, रेंट ही होता है क्या? Real estate investment trust. ओह सॉरी, राइट। तो प्रैक्टिकली रेंटल के लिए है। सो बेसिकली जिसमें कंटिन्यूस कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो वो इन्वेस्टर तब करता है जब उसको हर मंथ कुछ इनकम चाहिए होती है। मैंने रीट कभी बहुत ज़्यादा स्टडी किया नहीं, पर लास्ट टाइम जब किया था ना तो मैंने कहा यार नहीं, डजंट सीम राइट। आई डोंट रिमेंबर मेरे को क्या प्रॉब्लम लग रही थी, आई विल हैव टू रीस्टडी इट। पर ठीक है, पर आपका और रीट में ये फर्क है कि वो रेंट जनरेटिंग है। ये रीडेवलपमेंट मॉडल, 100% सेल मॉडल। उसमें क्या होगा, मैंने 1 करोड़ रुपए अगर वहां दिया आपको देने की जगह, तो मुझे वहां किराया आएगा, वहाँ आपको रेंटल आएगा। तो रेंटल बेसिकली लेट्स से आपने 1 करोड़ दिया, उसके अगेंस्ट 10 लाख का रेंटल आ रहा है, तो कुछ खर्चे कुर्चे काट के आपको 8 लाख मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, और उस पर मैं अपना टैक्स टूक्स दे दूंगा। हाँ, अब उसमें अगर पार्टी मतलब जो टेनेंट है वो कम हो गए तो आपका रेंटल 10 लाख से 9 लाख हो या 8 लाख हो जाएगा, व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द टेनेंट, क्योंकि वो एग्जैक्ट मुझे वो पैसे रिडीम करने 2 साल बाद, मैं क्या करूंगा? वो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, तो वो आप एक्सचेंज पे बेच सकते हो। ऑल्दो एज आई अंडरस्टैंड उसकी लिक्विडिटी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। कितना कितना साइज होता है यूजुअली इनका? 100-200 करोड़ किसका? रीट का? नहीं, टू फॉर्म अ रीट 500 करोड़ से ऊपर होता है। 500 से ऊपर, तो 500 से 2000 के बीच में होगा जनरली जो इंडिया में भी रीट्स बने हैं सब अबव 4-5 हज़ार के ऊपर है। चलो 5000 करोड़ का होगा, तो उसमें मेरे को किसी कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मेरा शेयर खरीद ले। एक्सचेंज ट्रेडेड है। एक्सचेंज पे भी कोई बंदा ही खरीदेगा ना? हाँ हाँ, वो कोई बायर होगा तभी बिकेगा, सामने बायर होएगा तो बिक कोई नहीं जाएगा। ले रहा होगा तो नहीं बिकेगा। अच्छा, आपके में क्या है कि भाई मैंने पैसे डाल दिए, बट रीट को खरीदने का मतलब उसको बेचना इज नॉट एडवाइजेबल। रीट इज टू गेट रेंटल यील्ड, एंड उसमें वो कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगी। ऑल्दो आप भी रेंटल करते हो, आपको समझ में आता है कि रेंटल यील्ड में कैपिटल अप्रिसिएशन कम मिलेगी। और वो मेनली कमर्शियल एसेट्स भी कर रहे हैं। कमर्शियल एसेट ओनली। रेजिडेंशियल में थोड़ा आप appreciation पहले मिल मेरे को ये जाती है। बताओ कैपिटल अप्रिसिएशन कब मिलेगी रेंटल में? कब मिलेगी? हाँ, जब एसेट बिकेगा। तो वो आप बेच नहीं रहे। एसेट जब बिकेगा तब रेंटल यील्ड मिलेगी, बट एसेट बिकते नहीं है। मतलब ये है, वो जिंदगी भर पड़ा हुआ है, नोशनल वैल्यू है बस। कि है। पर मेरा जो माइंडसेट है, आई वुड रादर बाय अ प्रॉपर्टी एंड मुझे लग रहा है अभी साइकिल अच्छी चल रही है, इसका रेट बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, नहीं भी बढ़ेगा तो हम तो सस्ती ले रहे हैं, बिकेगा तो पक्का साउथ दिल्ली है, साउथ पैसा दिल्ली तो है, है माल नहीं। प्रोडक्ट तो बिकेगा। तो पर आपके वाले में क्या फ़र्क है कि मैंने जो पैसे डाले वो मेरे पास 2 साल के अंदर अंदर वापस आ रहे हैं, तो आई वांट टू रादर रोटेट। अच्छा, रीट में क्या होगा, जो मेरे को किराया आएगा उस पर मेरा इनकम टैक्स मैं देता हूँ या रीट पहले पे करती नहीं, है? उस पे वो आपका नॉर्मल शेयर की तरह ट्रीट होएगा, अच्छा, जैसे आपके उसमें ट्रेडिंग। आपके वाले में क्या होगा? समझ लो मैंने 1 करोड़ दिया, आपने मुझे 1 करोड़ 25 लाख रुपए वापस किए। तो हमारा जो मॉडल बना हुआ है दैट इज़ वेरी सिंपल। तो जब इनकम जनरेट होगी, आप 1 करोड़ 25 उधर मत मानो, लेट्स से आपने 1 करोड़ दिया, फंड में 1 करोड़ है, 1 करोड़ पे 25 लाख की रिटर्न है, 25 लाख पे हम टैक्स देंगे, जो टैक्स कट के पैसे इन्वेस्टर को मिलेंगे वो टैक्स फ्री है। तो टैक्स पहले आप दोगे? पहले हम काट देंगे। उस टैक्स की परसेंटेज क्या होगी? 35%, 35%, जो मैंने भी देने थे बेसिकली। जो आपने भी देने। तो मेरे को वो टैक्स पेड आएगा और उसके बाद मैंने कोई टैक्स नहीं देना। बट इफ आई वाज टू बाय अ प्रॉपर्टी, नाउ आई एम गोइंग टू द नेगेटिव साइड देन, और मैं 2 साल उसको होल्ड करता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता। नहीं होता। क्यों? अगर आप बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल होता है आफ्टर द ऑब्टेनिंग ऑफ द सीसी। अच्छा चलो ये देखते हैं कि अब आप इन्वेस्ट सिर्फ साउथ दिल्ली में ही करोगे। आई लव साउथ दिल्ली एंड आई हैव माई ओन रीजंस ये साउथ दिल्ली क्यों, पर आप साउथ दिल्ली क्यों चुन रहे हो भाई? मतलब जितने भी डेवलपर हैं आज की डेट में वो भाग रहे हैं गोवा, एनसीआर में इधर उधर 30-30, 35-35%, 50-50% पर एनम रिटर्न्स आ रही हैं सिर्फ लैंड पे, वैल्यू ऐड करके तो और हो जाएगी। व्हाई यू चूजिंग साउथ दिल्ली? पहली बात तो वी आर नॉट लुकिंग एट कैपिटल अप्रिसिएशन, वी आर लुकिंग एट वैल्यू एडिशन। पहली बात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब जैसे आपने बोला डेवलपर भाग रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, एनसीआर गुड़गांव इधर उधर जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं। ज़मीन के रेट हमेशा तो बढ़ेंगे नहीं। हिस्ट्री एंड डेटा यही कहता है कि 7 साल 8 साल के अंदर साइकिल आती है रियल एस्टेट में, उस रियल एस्टेट साइकिल में अप्रिसिएशन होती है, देन इट स्टैग्नेट्स और गोज डाउन। नाउ इफ इट स्टैग्नेट्स और गोज डाउन डिपेंड्स ऑन द मार्केट वेयर इट इज। आप एनसीआर की बात मेरे ख्याल से जितने ज्यादा स्पेक्युलेटर्स होते हैं उतनी वो डाउन जाती है। सिंपल सी वही मैं आ रहा था, जैसे एनसीआर की मार्केट है, ये नीचे जाएगी। ये नीचे इसलिए जाएगी क्योंकि एनसीआर का जो बायर है आज की डेट में वो कौन है? ये कब जाएगी आपको क्या लगता है? अभी वो स्टेज आ गई है, जाने वाली कब है? जाएगी इज अगेन वेरी स्पेक्युलेटिव, इट डिपेंड्स, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बट इट स्पेक्युलेटिव। विल गो। पर आपको लगता है कि अभी लग रहा है आपको कि वो स्टेज पास आ गया है, कि थोड़ी करेक्शन आ सकती है गोवा में, एनसीआर में या जेवर में? I cannot comment on that.
आई कैन नॉट कमेंट, मेरे को अपनी मार्केट पता है, मैं अपनी अच्छा। मार्केट के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। अब जैसे ये जो मार्केट है एनसीआर की मार्केट, यहाँ पे अभी बायर डायनेमिक्स समझो आप, कौन खरीद रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर। ठीक है। अगर कोई डेवलपर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है 3 दिन में 5 दिन में यूनिट्स बिक रहे हैं तो कौन खरीद रहा है? एंड यूजर तो नहीं खरीद रहा, इन्वेस्टर खरीद रहा है। 5 लाख 10 लाख का एडवांस दे दिया, यूनिट बुक कर लिया, पार्ट पेमेंट। तो उनका तो फॉर्मूला ये है ना, अभी 10% दे दिए, इसी पे 10% और मिल जाएंगे तो हमारी तो रिटर्न पैसे बढ़ डबल गए। हो गए, हम 12 तो जाएंगे इवेंचुअली तो रियल एस्टेट में एग्जिट तभी होता है जब एंड यूजर आके खरीदता है। बेसिकली। ये सारी मार्केट जो हाईली स्पेक्युलेटिव होती है, हाईली वोलेटाइल होती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में देख लो, दिस इज ऑल इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट। रेट बढ़ते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स स्टार्ट बाइंग द यूनिट्स, दे आर नॉट बाइंग फॉर सेल्फ यूज, दे आर बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन। तो जब मार्केट सेंटिमेंट्स खराब होते हैं तो ये इन्वेस्टर बैकआउट हो जाते हैं। अब देखो, अभी स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देख लो, मार्केट सेंटिमेंट खराब हुए, अब सिप्स डलने बंद हो रहे हैं। जो लोग सिप डाल रहे थे और जहाँ पे हजारों करोड़ में मंथली सिप की, खैर अभी भी 1000 करोड़ से तो ऊपर ही है, आई थिंक 25-30,000 CR की सिप की कलेक्शन हो रही थी, अब वो कम हो गई क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गई। तो इन्वेस्टर्स स्टार्ट बैकिंग आउट फर्स्ट। रिटेल जो बायर होता है वो तो लास्ट में आता है, वो तब आता है जब उसको दिखता है मेरा यूनिट रेडी हो रहा है तो मैं अब जाके खरीदूं, या उसको डेवलपर पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तब वो पहले जाके खरीद लेता है। बट द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द इन्वेस्टर्स। जो भी वॉलेटाइल मार्केट है वो इन्वेस्टर ड्रिवन होती है। एनसीआर ले लो या गोवा ले लो, दुबई ले लो, दुबई ले लो, हाईली इन्वेस्टर सेंट्रिक, ऑल्दो नाउ द बायर नेचर ऑफ दुबई इज चेंजिंग अ लिटिल। अब एंड यूजर्स आने लग गए, end users with the idea of owning the asset. मतलब मैं end user, although they are also investors because they intend to own the asset and put it on rent, but they are the owners basically, investor owner हो गए। ये जो इंडिया की जो जिन मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे end user आ रहा है with the intent of reselling, तो he does not get the exit till that unit is bought by a retail owner या someone who's intending to keep the unit। ठीक है। साउथ दिल्ली की मार्केट आज और आज से 20-25 साल या कभी भी टाइम में पीछे चल जाओ, सारे सेल्फ यूजर हैं। दिस इज ड्रिवन बाय सेल्फ यूजर्स। थोड़े बहुत इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो साइक्लिकल है, रियल एस्टेट है, साइक्लिकल। पर वो भी ऐसे नहीं है कि 10% दे दिया इसी पे 10% नहीं, रेट बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर आ जाएंगे, रेट नहीं बढ़ रहे तो इन्वेस्टर सारे गायब हो जाएंगे, सारे साफ हो जाएंगे। पर जब रेट नहीं भी बढ़ रहे थे, समझ लो 2013 से तो end user था। 2019 तक रेट नहीं बढ़े, काम तो चल एंड रहा यूजर था। था, डेवलपर ने कमाई की है। हाँ, सो डेवलपर जब 10 रुपए की चीज लेता था वो यही सोच के लेता था कि ये 12 रुपए की बिक जाएगी, मैं वैल्यू ऐड करूंगा 12 की बिक जाएगी। he knew that, so he was making his own। और ये डिफरेंस हमेशा मार्केट में रहेगा, 20-25% वो कमा रहा था। ये डिफरेंस हमेशा मार्केट में तो रहेगा। आपने साउथ दिल्ली इसलिए चुना है कि ये रहे। अच्छा, लेकिन अगर कुछ तो यार रेट बढ़ते ही हैं, इन्फ्लेशन के बराबर लगा लो, 10% भी पर एनम नहीं बढ़ते, रियल एस्टेट में कई बार स्टैग्नेशन आ जाती है। फिर नेचर ये रियल एस्टेट का कि वो इन्फ्लेशन अगर 7-5-6% सेल्स में नहीं यार, देखो ये कौन ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, 5-7% का जो इन्फ्लेशन आता है, फिर रियल एस्टेट में ये जंप आपको मिलेगा 6-7 साल में, और फिर वो जंप आएगा, वो क्यूमुलेटेड इन्फ्लेशन की वैल्यू से ज्यादा का जंप। बट यू नेवर नो वो कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है, पर आपने साउथ दिल्ली फिर इसलिए चुना है कि भाई ये सेफ है, इन्वेस्टर ड्रिवन नहीं है, एंड यूजर ड्रिवन। मैं सबको ये कहता हूँ कि साउथ दिल्ली जो है ये एफडी है, सेफर देन एन एफडी। हाँ, मतलब ये एफडी है और गोवा स्टॉक मार्केट है, ऐसे कहता हूँ मैं कि वहाँ रेट बढ़ते हैं। मैं ऐसे स्टॉक जानता हूँ जिनको हमने खरीदा है और वो स्टॉक की वैल्यू लिटरली जीरो हो गई। मैं क्या, सबके डीपी में होंगे कोई ना कोई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो जीरो वैल्यू है और आप कुछ कर नहीं सकते, वो स्टॉक पड़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नथिंग, नो कंप्लेन। मैंने जेवर के पास एक प्लॉट लिया था, वहाँ पे हजारों प्लॉट हैं और बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा यार एक घर नहीं बना यहाँ पे अभी तक, अगर ये मार्केट डाउन आ गई तो ये सारे स्पेकुलेटर दौड़ेंगे तो रेट आधे हो जाएंगे। तो आई सोल्ड इट ऑफ एंड आई एग्जिटेड बेसिकली, and I'm planning to put the money here. Buying real estate in these market does make sense, like I mentioned, for people who want to diversify. हर बंदा देखो हर बहुत लंबा लेके छोड़ दो। कोई बोलता है कि यार मेरे को लेके छोड़ना है, 50 साल का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, 20 साल का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, लेके छोड़ दो, कोई बुराई नहीं। You should have a product in your portfolio, like I mentioned, diversified. ठीक है, चाहे आप स्टॉक खरीदो, बॉन्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, या एसेट ऐसे खरीदो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। एक बात और है मेरे माइंड में जो मुझे कई बार लोग कहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ चलो, कि यार बाकी जगह तो ये है कि स्कोप बहुत है, रेट बहुत बढ़ेगा, दिल्ली तो पहले ही इतनी महंगी है, यू नो, आज आप अच्छी कॉलोनीज में जाओ 8 से 10 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। सो इजंट दिल्ली लाइक समथिंग जहाँ चलो ये वैल्यू ऐड का मिल जाएगा अपने को, ठीक है, मेक सेंस टू मी, पर कहीं ऐसा ना कर लें जहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिल जाती है ज़्यादा थोड़ी सी। वो रिस्की मार्केट्स होंगे, एनसीआर चले जाओ, अप्रिसिएशन मिलेगी, बट देन रिस्की है, जिस दिन गिरेगा गिर भी सकता है, जिस दिन गिरेगा बायर नहीं होएगा।
पर साउथ दिल्ली भी आपको लॉन्ग टर्म क्या लगता है कि जहाँ हम पहुंच गए इतने रेट रहेंगे इससे ऊपर नहीं जाएंगे? नहीं, दिस तो रियल एस्टेट आप वही, हम दिल्ली कोई यूनिक चीज़ तो है नहीं, दिस इज वर्ल्ड ओवर, लुक एट ऑल मेजर मेट्रोपॉलिटन्स इन द वर्ल्ड, रियल एस्टेट प्राइजेस will keep going up, value of money will keep deteriorating for that matter, population density will keep increasing and the rate of lands will keep going up. It is purchasing power भी बढ़ जाती है। अब हम 25-25 करोड़ के अगर यूनिट बेच रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि बायर कौन है, लेकिन बायर है। आप छोड़ो 25 की, आप बॉम्बे देखो 300 साढ़े 300 के यूनिट बिक रहे हैं, फार्म हाउसेज देखो 150 के यूनिट्स बिक रहे हैं, गुड़गांव के फ्लैट्स देख लो, बड़े प्रीमियम फ्लैट्स जो है 100 करोड़ के बिक रहे हैं, बायर है। एंड ये चीज़ अच्छी हुई है आफ्टर कोविड, इंडिया में लोगों को ये फीलिंग और ये कैपेसिटी टू अर्न, टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, दैट इज इंक्रीज। इंडिया में बिलियनर्स अब आप नो बट वेल ट्रैवल्ड पीपल, वेल ट्रैवल्ड माय क्लाइंट्स दे कम एंड टेल मी ये तो न्यूयॉर्क के रेट हैं, न्यूयॉर्क यहाँ में पे तो भैंसे घूम रही है सड़क पे, ट्रिपल रेट है न्यूयॉर्क के यहाँ से, दिल्ली से। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, दिल्ली का जो स्क्वायर फीट प्राइस है दैट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 300 to 800 रुपीस पर स्क्वायर। 500 डॉलर कह लो, मोटा 500 पकड़ लो। न्यूयॉर्क में दैट गोज अप, दैट इज इन द रेंज फ्रॉम 1800 to 2400, तो 2000 पकड़ लो, 2000 पकड़ तो लो, 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, न्यूयॉर्क इज 4 टाइम्स दिल्ली। पता नहीं लोग तो आके ऐसे बोलते हैं, अरे इतने का तो न्यूयॉर्क में मिल जाता तुम्हारे दिल्ली, साउथ दिल्ली में ऐसा क्या है? न्यूयॉर्क महंगा है। सो जबकि साउथ दिल्ली में डिमांड ज्यादा है एक्चुअली, ग्लोबल मार्केट्स लोग ज्यादा में यहाँ। दिल्ली अभी भी बहुत पोटेंशियल रखता है ग्रो करने का इन टर्म्स अच्छा। ऑफ प्राइस। इज इट? आप गोल्फ लिंक में यूनिट देखो, एक एक फ्लोर 50-50 का बिकेगा, जोरबाग में देख लो। सो वहाँ तो रेट्स ही नहीं है ना। दिस इज वैल्यू अनलॉकिंग। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होएगा, नई फैमिलीज आएंगी। दिल्ली का मेजर जो डिमांड क्रिएटर है ये कौन है? ये एक फैमिली है जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चे आ गए, बच्चों को खरीदना है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिल्ली से लोग आ रहे हैं, अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग द डिमांड एंड हाँ, दिल्ली मतलब विल ऑलवेज हैव इट। न्यूयॉर्क वालों को ऐसा लगता होगा, पर ऑल ओवर इंडिया देखें तो साउथ दिल्ली इज वेरी वेरी गुड। एक्चुअली इट इज वेरी ग्रीन। मैं भी दुबई से वापस आया, इतने ग्रीनरी मैं सड़क पे आया, मैंने कहा यार कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, चाहे धुआं है जो भी है, आई डोंट नो हाउ वी विल एवर कम आउट ऑफ दैट, एंड थिंग्स विल इम्प्रूव, दे आर इम्प्रूविंग। आप भी आज से 20 साल पहले का सिचुएशन देख लो दिल्ली की और आज की सिचुएशन देख लो। तो इंफ्रा हैज इम्प्रूव्ड, Infra has improved, governance has improved. A lot of those factors which were there earlier are not there anymore. ओके, चलो ठीक है। तो इस रीजन से फिर आपने दिल्ली चुना हुआ बेसिकली। एंड हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट फोकस्ड है, हमें हमारा टारगेट मार्केट यही है। हम स्टडी दूसरी जगह की जरूर रखेंगे, बट आर फोकस इज दिस, हमें Okay. ये इस एरिया में करना है। So what properties do we have in your fund right now? One is in Ananiketan. Are any others in pipeline? We have, maybe? yeah, we have finalized on something in Niti Bagh. Okay. It's an 850 square yard property, Okay. good location, and premium product, obviously. Okay. As you know, Niti Bagh is a very premium Yeah, colony. yeah. माल ही नहीं मिलता, माल लेने जाओ। So we have finalized something over there, and right now we are raising funds for that particular project. We have other projects also in pipeline in Vasant Vihar, in West End, and we're moving step by step. We don't intend to, go and grab everything. We'll wait for the right thing. We'll get the right thing. We'll get it at our price. We will get that deal which gives us the, which appreciates and gives us value for being a fund. आप लाभ लगा रहे हो तो आप भी कुछ सोच के लगा रहे हो कि हम पैसे कमाएंगे। Exactly. Okay, so that makes sense. Anything else that I missed out? If anybody wants So- to invest, what to do? Didn't contact you. Okay, and say I want to invest. What then to so do? we can work on the nitty gritties. आपके order KYC से भेजो। then the process starts wherein the KYC happens. आपका declarations होंगी, कुछ हमारा contribution agreement sign होएगा. I'll give you a timeline कि this is the timeline which is only 2 to 3 months in which the drawdown of the capital will be done. तो उससे पहले मैं आपसे written commitment लूँगा खाली. And then when the time comes, I give you a notice period and tell you कि आप इतने पैसे transfer कर दो. वो पैसे फिर हम जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस लैंड ओनर को दे देंगे। तो मैंने अगर आपको आज 1-2 करोड़ रुपए की कमिटमेंट दे दी, तो मैं आपने मुझे पैसे नहीं पकड़े अभी। नहीं, But say you but you already have a fund. I can take a check of one person, let's say 1 lakh or 2 lakh depending on the amount, but that is only for Token. notional. Notional. That is notional. That check will not be deposited. अच्छा, चलो तो अभी तो आपके पास प्रॉपर्टीज तो हैं ही फंड में, तो अभी आप मुझसे पैसे क्यों नहीं लोगे? मैं समझा नहीं। So that product, the unit, the asset that we were buying, वो already हमारा fulfill हो चुका है। वो asset हमने already खरीद लिया। अब जो खरीद लिया मैं उसमें तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता। अच्छा, अब तो
नहीं, आप समझ लो आपने एक एसेट खरीदा हुआ है, वो 50 करोड़ का है, ऐसी एक रैंडम फिगर आपने आपने अगला अगला प्रोजेक्ट ले लिया, वो 70 करोड़ का है, ठीक है। अब जो मैं पैसे दूंगा आपको, वो आप 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे दोगे। पुराने वाले की भी वैल्यूएशन ऐड होगी उसमें, और ये वाली भी होगी। ये वाली तो अब जब मैं इन्वेस्ट करूँ, जैसे मान लो, अब ठीक है मैं ये कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। आज यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है। हाँ, आज मैंने एक एसेट खरीद लिया 50 करोड़ का। अब मेरी यूनिट की वैल्यू, अब मैं उसकी सेल वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, देन कुछ सभी अपॉइंटेड वैल्यूअर्स होंगे इसके समझ लो अंदर। 65 करोड़ हो गई वो। हाँ, तो अब मेरे 100 रुपये की वैल्यू जो है वो बढ़ के 120 रुपये हो गई। तो जो नया इन्वेस्टर आएगा वो 120 रुपये पे आएगा। पर वो एसेट जब आपने लिया था, आज तो हो सकता है वो पहले से महंगा हो चुका हो, तो मेरा तो हाँ। फायदा हो गया, मैं तो पुराने रेट पे एंट्री मार रहा हूँ। नहीं, आपकी यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिस यूनिट पे आपको एलोकेट हो रहा है, आपको 100 रुपये पे नहीं एलोकेट होगा, 120 रुपये पे एलोकेट होगा। जैसे जैसे हम एसेट ऐड करते जाएंगे। अच्छा चलो, अब एक बात आप और बताओ। अभी तक तो हमने नेगेटिव साइड देख ली, पर नॉर्मली मैंने ये देखा है कि साउथ दिल्ली में ऑन एन एवरेज मार्केट 15-20%, 10% तो बढ़ जाती है हर साल, लैंड भी बढ़ जाती है। तो हम कह रहे हैं अगर नहीं बढ़ती तो हम 20-25% कमा के निकलते हैं यूजुअली एज अ डेवलपर। ओके, तो यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि 10% या 15% बढ़ती है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी लाइकली इन द कमिंग 2-3 years, बट नो प्रॉमिस एज सच आई गेस। पर अगर 15% बढ़ गई तो हम 20-25 का मतलब हम कितने रिटर्न पे चले गए? हम 35-40% रिटर्न पे चले जाएंगे। तो वो रिटर्न अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एंड इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्योंकि दिल्ली की मार्केट लाइक आई सेड एंड यूजर ड्रिवन है, तो इसमें तो चांसेस ऑफ सेलिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आर वेरी वेरी हाई। 4 तो यूनिट हैं, हाँ, 4 तो में से आधे तो 1 या बिक ही 2 भी जाते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन बिक गया तो आपका कैश फ्लो बहुत इंप्रूव हो जाता थर्ड है। वे टेरेस तो बिक ही जाता है यार। तो रिटर्न जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वो सब्सटेंशियली इंक्रीज कर जाती है। मैं फिगर्स बोलना नहीं चाहता बिकॉज इट साउंड्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। बोल दो, नहीं, कोई तो सेंस प्रॉमिस थोड़ी कर रहे हैं। मैं समझ गया, बट वो सुन के बहुत। और समझ लो 6 महीने में हमारा थर्ड वे टेरेस बिक गया, और वो ऑलमोस्ट पूरे रेट पे बिक गया जो हम सोच रहे थे, तो 1/4 ऑफ द रिटर्न, लूजली स्पीकिंग, 1/4% जो है वो तो हमें 6 महीने में आ गया। तो यानी जो हम कैश फ्लो और रिटर्न कैलकुलेशन चेंजेस ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली। तो हो सकता है वो 40-50% भी पहुंच जाए। अच्छी पहुंचती। तभी तो मैं 20% का IRR पे अपना वो एंड आई थिंक ऐसे ही बिल्डर्स कमाते हैं। तो ये 20-20% ही कमाने और 2-2 साल में जाके तो कोई अमीर थोड़ी हो जाएगा। तो आप देखो ना बिल्डर का, आप जनरली इनका नेचर देखो, चाहे साउथ दिल्ली की हो, चाहे चलो मैं नोएडा वगैरह की तो बात नहीं करता, बट अच्छी कमाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है, जब मार्केट बढ़ रही है तो बहुत ही अच्छी कमाई है। मतलब जब मैंने नहीं ऐसे भी सोचा नहीं, ये जब- चीज मैंने फैक्टर नहीं की कि अंडर कंस्ट्रक्शन में बिक जब जाता है। नई भी बन रहा होता, जब नई भी मार्केट बढ़ रही होती, तब भी बिल्डर कमाई करते हैं। चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। ये जरूर है, मार्केट बढ़ती है तो काफी नए बिल्डर आ जाते हैं, अनटेस्टेड बिल्डर आ जाते हैं मार्केट में, थोड़े अनस्क्रूपलस कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वो तो चलो आते जाते नहीं है, तो सारा लाइन में है, डॉक्टरों में भी है, तो उसमें बट क्यों जैसे ही स्टैग्नेंट होएगा, नीचे तो कमी होता है, जब स्टैग्नेंट होएगा तब छटनी हो जाती है। सारे अच्छे प्लेयर्स जो नहीं? अनरीजनेबल अच्छे प्लेयर्स के रिटर्न, लिए तो अच्छा टाइम है वो, हाँ उनकी एग्जैक्टली, वैल्यू होती है। उनकी उस समय वैल्यू होती है। चलो ओके, I find it very interesting. I don't know how everybody else is finding it, but the most important thing is liking this video and subscribing to the channel. Just kidding. The most important thing is to use your own mind. ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपको अगर कुछ करना है ऐसा, आप बात कर लेना, हम मिल लेंगे, समझ लेंगे। जितना बात करो, जितना एक्सप्लोर करो, बंदा उतना ही स्मार्ट बनता है इन्वेस्टमेंट में ना। Maybe you will teach me or teach him something. वी ऑलवेज लर्न समथिंग व्हेन वी मीट पीपल। कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। आपके साथ जब डिस्कशन की तो कई चीज़ें मैंने सीखी जो मैंने कई चीज़ें फैक्टर इन नहीं की थी। देखो कुछ ना कुछ आता है, नो मैटर व्हाट, हाउ मच एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपर्टीज यू हैव, you should be open to discussion, you should be open to look at the other viewpoint, and that's how you learn. True. Okay. Anything else you want to know, just write to us. You have our email, phone numbers, everything, and thank you so much. Thank you.